नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आधुनिक भारत 1857 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। इस वीडियो को 1 से 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पहला पार्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में जान लेते हैं। तो आधुनिक भारत 1857 से लेकर 1947 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे दोस्तों, नरमपंथी उदारवादी चरण पढ़ेंगे 1885 से 1905 तक पढ़ेंगे, और गरमपंथी उदारवादी चरण पढ़ेंगे दोस्तों 1905 से 1917 तक। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर बाकी का जो आधुनिक भारत रह जाएगा, गांधी युग वगैरह, ये सब आंदोलन वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मुगल साम्राज्य हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। वीडियो उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा देंगे, तो वहां पे जाके देख सकते हैं, या आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मुगल साम्राज्य को बहुत अच्छी तरीके से 2 पार्ट में मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। 1857 के विद्रोह के कारण के बारे में जान लेते हैं। तो मुगल काल में जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आने लगे, यानी जहांगीर के समय में ही अंग्रेज भारत की तरफ अग्रसर हो चुके थे, और समाज के सभी वर्ग, शासकों से लेकर किसानों, व्यापारियों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रस्तुत विस्तारवादी, साम्राज्यवादी नीतियों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे। 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के कारण किसी विशेष नीति या घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक धार्मिक पहलुओं से विभिन्न कारक शामिल थे। अंग्रेजों द्वारा पेश की गई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर बीफ और शुगर की चर्बी लगी हुई थी। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया गया, जिससे ये लोग कमजोर रह सकें, आपस में कुछ इनका मतभेद हो सके, या ये कुल मिलाकर इसमें उलझ जाएं कि ये बीफ क्यों लगा है, शुगर की चर्बी क्यों लगा है, कारतूसों पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसमें ये उलझाना चाहते थे। इसे 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बताया गया है, यानी कि उस समय जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 का, ये तत्कालिक कारण बताया गया। क्यों बताया गया है आगे पढ़ेंगे मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। ठीक है, एक सिपाही थे। अब इनके साथ क्या घटना घटी, अब आप समझ लीजिए। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस, वही कारतूस की बात आ गई, देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। 29 मार्च सन 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। तो इन्होंने किसको मौत के घाट उतार दिया था? मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया, जो कि वर्दी उतारने और राइफल छीनने आगे बढ़ा था। इसके बाद मंगल पांडे ने एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। अब यहाँ पे देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था। कौन यहाँ पे लीड कर रहा था? मंगल पांडे लीड कर रहे थे। क्या इनके साथ घटनाएं हुई ये हमने बता दिया है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे। मंगल पांडे किसमें थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। 9 फरवरी 1857 को नया कारतूस आया था, जो कि मंगल पांडे को दिया गया था। इन्होंने मेजर ह्यूसन को मार दिया और लेफ्टिनेंट बॉब को मार दिया, जिससे ये पकड़ लिए गए। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व 8 अप्रैल सन 1857 को ही ने फांसी दे दी। इनको डर था कि कोई और विद्रोह ना हो जाए, कोई और दिक्कतें ना आ जाएं, तो जैसे ही इनको फांसी की सजा सुनाई गई, जल्दी से जल्दी इनको फांसी पे लटका दिया गया। तो मंगल पांडे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें मेन रूप से ये याद रखिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने नए कारतूस को मुंह से काटने से इनकार कर दिया।
तो उससे हुआ क्या, विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ये याद रखना कि कहां से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको तैयार करना है, ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। कब दे दी गई, 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। अब विद्रोह का नेतृत्व करने वाले लीडर कौन थे, कौन कहां से लीड कर रहा था, तो बैरकपुर में तो मंगल पांडे ने बिगुल बजा ही दिया था, स्टार्ट कर दिया था। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर इसको लीड कर रहे थे। कानपुर में नाना साहब, राव साहिब नाना के भतीजे, तात्या टोपे, अजीम उल्ला खान नाना साहिब के सलाहकार, इतने लोग कानपुर में लीड कर रहे थे। लखनऊ में कौन लीड कर रहा था, बेगम हजरत महल। ठीक है। जगदीशपुर बिहार में कौन, कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दो लोग यहाँ पे लीड कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कुंवर सिंह माना जाते हैं, कुंवर सिंह के ऑप्शन ज्यादा आते हैं। बरेली में खान बहादुर खां लीड कर रहे थे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। और इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली इसे लीड कर रहे थे। और ये जो विद्रोह था ये ज्यादातर दोस्तों उत्तर भारत में ही फैला हुआ था, यानी कि ये विद्रोह ज्यादातर कहाँ फैला हुआ था, उत्तर भारत में ही फैला हुआ था। तो दोस्तों नरमपंथी उदारवादी चरण, नरमपंथी कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905, इसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के इस चरण में 1885-1905 को उदारवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा है। इनमें से नेता कौन कौन थे, लीडर कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा थे, WC बनर्जी थे, SN बनर्जी थे, रास बिहारी घोष थे, RC दत्त थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, PR नायडू थे, आनंद चालू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय, इतने प्रमुख नेता थे। इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत ही प्रमुख नेता थे। अब हम लोग पढ़ेंगे 1885 में क्या हुआ था। 1885 में 28 दिसंबर 1885 में किसकी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। जब ये विद्रोह दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ये सफल विद्रोह नहीं रहा। 1857 का जो विद्रोह था ये सफल विद्रोह नहीं रहा, इसको जल्दी से अंग्रेजों ने दबा दिया। इसके बाद लोगों ने एक संगठन बनाया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, जिससे उन्होंने ये सोचा कि अंग्रेज तक अपनी बात पहुंचाएंगे, अपनी बात इससे लोग जुड़ते भी चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक जब संगठन होता है उस संगठन से व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाते हैं। इसके संस्थापक पूछे जाते हैं, A.O. ह्यूम हैं। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, व्योमचंद बनर्जी ने किया था। और पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। इस दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा डूरंड रेखा का भी निर्धारण हो गया था। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन थे। अब हम लोग 1887 से 1851 पढ़ लेते हैं क्या घटनाएं। तो देखिए, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने, यानी कि कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे और मुस्लिम पहले अध्यक्ष थे। कब बने थे, 1887 में, ये याद रखिएगा। और 1888 में दोस्तों क्या हुआ कि इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन हुआ था, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे, जो कि अंग्रेज थे। ये पहले अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल, जो 1888 में चौथे अधिवेशन में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में, दादा भाई नौरोजी 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया, यानी कि कांग्रेस भी अंग्रेजों के दिमाग में खटकने लगी। 1992 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की सांसद पहुंचने में पहले भारतीय थे, यानी पहुंचने वाले ये पहले भारतीय थे। इससे पहले इंग्लैंड की सांसद में कोई नहीं जीता था। उदारवादी नेता कौन कौन थे दोस्तों, मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी थे, गोविंद रनाड़े थे, फिरोज शाह मेहता थे, व्योमचंद बनर्जी थे और रास बिहारी घोष थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ये उदारवादी नेता थे, ये अहिंसावादी नेता थे। इनको हिंसा ज्यादा पसंद नहीं थी, जो भी काम करते थे ये अहिंसा को ध्यान में रखते हुए करते थे। और उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता में लाल बाल पाल आते हैं, ये उग्रवादी नेता में सबसे प्रमुख नेता थे।
कौन थे? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी इसी में शामिल थे। किसमें शामिल थे? उग्रवादी नेता में। ये अहिंसा में विश्वास नहीं रखते, ये उग्रवादी नेता थे, गुस्से में काम करते थे, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं अगर कोई नहीं मान रहा है तो ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़े में भी विश्वास रखते थे, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे। ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानो। तो लाल बाल पाल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले लाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाला लाजपत राय के बारे में। ये गर्म दल के प्रमुख नेता थे, इन्हें पंजाब के शेर की उपाधि प्राप्त थी। लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता था, यानी कि पंजाब केसरी, पंजाब के शेर। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी। जब साइमन कमीशन भारत आया तब लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, प्रबल विरोध किया था। अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज की गई। इस लाठीचार्ज में यह बुरी तरीके से घायल हो गए और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों बाल के बारे में, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकमान्य, इनको क्या कहते थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 13 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोग प्यार से लोकमान्य कहकर पुकारते थे। इन्हें गर्मदली आंदोलन का पिता कहा जाता है। ये गर्मदली आंदोलन को स्टार्ट किए थे या इन्होंने ही इसको सुझाया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा इन्हीं का है, बाल गंगाधर तिलक का। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साप्ताहिक पत्रिका इनकी केसरी और गीता रहस्य। वैसे तो इन्होंने और भी चीजें लिखी हैं, लेकिन ये दो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। इसमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट ही शामिल किया है। उसके बाद मैं डिटेल में और भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो उसमें इनके बारे में बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। 1 अगस्त 1920 को उनकी मुंबई में अचानक मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बताया। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं पाल के बारे में, बिपिन चंद्र पाल के बारे में। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को तत्कालीन बंगाल के सिलहट जिले के पोयली गांव में हुआ था, जो अब बंगाल में है। इनके पिता रामचंद्र पाल जमींदार होने के साथ साथ फारसी भाषा के भी विद्वान थे, जबकि माता नारायणी देवी धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थी। अंग्रेजों को हिला कर रख देने वाली इस तिकड़ी में बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों के जनक के तौर पर जाना जाता है। उनके द्वारा संपादित कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं। पारदर्शक 1880 में इन्होंने लिखा था, बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882 में, लाहौर ट्रिब्यूनल 1887 में, द न्यू इंडिया 1892 में, द इंडिपेंडेंट इंडिया 1901 में, वंदे मातरम 1906 से 1907, स्वराज 1908 से 1911, द हिंदू रिव्यू 1913, द डेमोक्रेट 1919-1920, बंगाली 1924-1925। दोस्तों बंगाल विभाजन पढ़ लेते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा कर दी, जिसके बाद में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आरंभ किया गया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। तो ये बंगाल का विभाजन है दोस्तों, पूर्वी और पश्चिम। तो 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने मुस्लिम बहुल्य पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बना दिया। 16 अक्टूबर को आधिकारिक बन गया था। दूसरा हिंदू बहुल्य पश्चिम भाग को बिहार उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिमी बंगाल बना दिया गया। यानी कि अगर ये देखा जाए कब हुआ है बिल्कुल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। मुस्लिम बहुल्य जो पूर्वी हिस्सा था वो असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बना दिया गया। हिंदू बहुल्य पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ में मिलाकर पश्चिमी बंगाल बना दिया गया। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं 1906 की घटनाएं। आगा खां और सलीम मुल्ला ने बांग्लादेश के ढाका में 30 सितंबर 1906, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खां ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में लीग में शामिल हुए थे। अब 1907 की घटनाएं देख लेते हैं। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्ष रास बिहारी घोष कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा कांड ये हो गया कि कांग्रेस दो दलों में बट गई, गर्म दल में बट गई और नरम दल में बट गई।
इसीलिए इसको मैंने कवर किया है। 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के बाद में बहुत सारे विद्रोह होने स्टार्ट हो गए, बहुत सारा अराजकता फैल गया, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा ये सब स्टार्ट हो गया। तो वहां पे क्या था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1910 में भेजा गया, 1916 तक ये यहाँ रहे। इन्होंने क्या किया, आते ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1911 में इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। इन्हें लगा कि बंगाल विभाजन की वजह से ये लड़ाई झगड़ा विद्रोह और पार्टी बनाना, और इन्होंने क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 में कर दी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में इन्होंने की। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में, याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको भी कवर कर लें। 1913 में किसने किया था, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। एनी बेसेंट जो थी, ये 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यानी कि ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट है। कब, 1917 में। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग गांधी युग को पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जो भी चीजें रह जाएंगी आधुनिक भारत में वो चीजें उसमें कवर करेंगे। इसमें हमने वही चीजें कवर की हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे और भी डिटेल के मैं पढ़ाने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको पहले वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिटेल वीडियो आने वाले हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।